से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन फर्स्ट। Okay, so yeah, great. So I hope everybody is able to see my LCD, presentation slide. Let's continue from where we left yesterday. कल हमने देखा था कि हमने प्रोग्रामिंग के साथ स्टार्ट किया था। प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग हमने देखी थी। तो इसमें हम जो प्रोसेसर यूज कर रहे थे वो Arduino Uno था। एंड what we learned yesterday is how to glow a simple LED। आज हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आज भी हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और हमें फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे उसको सीखनी चाहिए। तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करते हैं, राइट। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि बीइंग मैकेट्रॉनिक्स स्टूडेंट और इंजीनियर और व्हाट और एनी एरिया यू आर वर्किंग इनटू इट, इट इज नॉट एसेंशियल कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में प्रोग्राम आने की जरूरत है। द बेस्ट वे इज टू नो द बेसिक प्रोग्रामिंग, स्टार्ट डूइंग ऑन इट, और जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपको उसके बारे में पता चलता जाएगा और आप और चीजें कर सकते हैं। तो आज उसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहले जब हम प्रोग्रामिंग सीखें उसके पहले हम ये देखें कि कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है, राइट। सो कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर, ऑर्डिनो हो, रास्पबेरी पाई हो, आपका कंप्यूटर हो, आपका मोबाइल फोन हो, उसमें बेसिकली दो मेन पार्ट होते हैं। एक है आपका प्रोसेसर जिसमें आपका जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, जो भी आपका प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होता है। दूसरा आपका मेमोरी, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क मेमोरी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी टेम्पररी मेमोरी हो सकती है, जिसमें आपके हार्ड डिस्क को हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं, जहाँ पे आपका कोई भी डेटा अगर आप स्टोर है तो हमेशा रहेगा, भले आप पावर शट डाउन कर देंगे सिस्टम को तो भी आपका डेटा रहेगा। और जो टेम्पररी मेमोरी है, रैम जो है, उसमें हम तभी उसको यूज करते हैं जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम उसको तभी यूज करते हैं जब उसको हमें जरूरत पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल हम जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोग्राम में जो है हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, जो टेम्पररी वेरिएबल्स होते हैं, सारे रैम में स्टोर होते हैं। और जब हम अपने सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं तो सारा डेटा जो है आपका इरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप वापस वहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ब्रॉडली हमने देखा कि हमारे पास तीन पार्ट है। एक है परमानेंट मेमोरी, ठीक है, जहां पे हम अपना प्रोग्राम स्टोर करते हैं। जैसे हम जो भी प्रोग्राम लिखने वाले हैं, जो हम प्रोग्राम करेंगे वो हम परमानेंट मेमोरी में स्टोर करेंगे। उसके बाद जो है आपका रैम, जिसमें हम टेम्पररी मेमोरी स्टोर करते हैं। तो जैसे आपका डेटा हो गया तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारा जो वेरिएबल्स होते हैं, बहुत तरीके के जो वेरिएबल्स हम यूज करेंगे वो हम टेम्पररी अपने रैम में स्टोर करेंगे। एंड थर्ड जो है आपका वो है प्रोसेसर, जिसमें हमारा मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो प्रोसेसर को हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक ब्रेन की तरह हम ले सकते हैं जो एक्चुअली सारा काम करता है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आज थोड़ा सा सी लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। तो सी लैंग्वेज बहुत डिटेल में हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सी काफी वास्ट लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज काफी वास्ट होती है। हम उतनी ही चीजें सीख रहे हैं जिसमें हमें जरूरत है। तो जैसे एक ओवरव्यू जो सभी लोग जानते ही हैं, ज्यादातर लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन जस्ट एज ए स्लाइड मैंने इंक्लूड कर ली कि सी एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ प्रोसीजर पे ही बात करेंगे। तो प्रोसीजर इज लाइक कि हमें क्या काम करना है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। हम अपने डेटा के हिसाब से अपने कोड को डिसाइड नहीं करते। तो बेसिक प्रोग्रामिंग में प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज सफिशिएंट, क्योंकि एम्बेडेड और इस टाइप के हार्डवेयर पे जो है बेसिक प्रोग्रामिंग सफिशिएंट होती है। सेकंड जो है AT&T लैब ने इसको डेवलप किया था, काफी साल पुरानी बात है। सी जो है अभी भी काफी पॉपुलर है, बहुत फ्रेंडली है, काफी रिलायबल है और बहुत सारे वाइड एप्लीकेशंस में इसको यूज किया जाता है। तो जो सी लैंग्वेज है वो बेसिकली आज भी एम्बेडेड सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज होता है, हर तरफ यूज होता है। और अभी भी बाकी लैंग्वेजेस ने एम्बेडेड सिस्टम के का मतलब है छोटे कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स, जैसे कि ऑर्डिनो हो गया है, उस पर अभी भी काफी ज्यादा पॉपुलर है सी लैंग्वेज।
तो जब हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा जो है प्रोग्रामिंग सिंटेक्स। ठीक है, अभी प्रोग्रामिंग सिंटेक्स होता क्या है जरा हम ये समझें। तो मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेंट्स कुछ जो है वो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हल्का फुल्का उन्हें प्रोग्रामिंग कर रखा होगा, और ज्यादातर जो ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं की होगी। तो मैं उसी फोकस के साथ मैं आपको यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। और ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम यहाँ पे एकदम से एक 7 दिन के सेशन में प्रोग्रामिंग के मास्टर नहीं बन जाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग के मास्टर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस। अगर आप एक सेशन यूज करें देखेंगे 3-4 दिन का या 7 दिन का, इवन 1 महीने का आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उसमें आप सी सीखते हैं या कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप प्रोग्रामिंग भूल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा और उसको फटाफट हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ताकि जो भी हमने सीखा है उसको हम याद रख सकें। ओके, सो जो प्रोग्रामिंग सिंटेक्स है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो क्यों दुश्मन होता है, जरा हम इसको देखें। मान लीजिए ये एक छोटा सा ये स्टेटमेंट्स है, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं भी रीड भी करूंगा, सभी पार्टिसिपेंट्स को एक सवाल भी मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपके जो डिफरेंसेस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज लाइंस। तो मैंने बहुत सारी लाइंस लिख रखी हैं, तो इन सब लाइंस में क्या डिफरेंस है आपको मुझे सभी लोगों को चैट बॉक्स में बताना है कि इन सारे लाइंस में अलग अलग लाइंस में क्या डिफरेंस है। तो पहली लाइन कह रही है स्टोर इंटीजर 0 इन वेरिएबल एक्स। सेकंड लाइन में लिखा है एक्स इक्वल टू 0, इंटीजर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 इंटीजर, इंट एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल आई के साथ इंट एक्स इक्वल टू 0, सभी कैपिटल आई एन टी के साथ एक्स इक्वल टू 0, सभी स्मॉल आई एन टी एक्स इक्वल टू 0 के बाद सेमीकोलन, राइट। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है सभी पार्टिसिपेंट्स से कि ये जो सारी मैंने लाइंस लिख रखी है, स्टोर इंटीजर 0 इन वेरिएबल एक्स, एक्स इक्वल टू 0, इंटीजर एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 इंटीजर, इंट एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल आई के साथ इंट एक्स इक्वल टू 0, आई एन टी ऑल कैपिटल आई एन टी एक्स इक्वल टू 0, स्मॉल आई एन टी एक्स इक्वल टू 0, एंड में सेमीकोलन लगाया हुआ। तो इन सारे स्टेटमेंट्स में से मैं डिफरेंस क्या अलग, इसमें क्या डिफरेंस है, इन सारी लाइंस में क्या क्या डिफरेंस है, ये आपको चैट बॉक्स में मुझे बताना है। तो मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए सभी से। ओके, सो शिवानी कह रही है कि सर इन सेकंड स्टेटमेंट जो है ये मेंशन नहीं किया गया है कि इंटीजर है। अंकित कुमार कह रहे हैं कि लास्ट वाला सही है, ठीक है। और मयूर भी यही कह रहे हैं, मोनल भी यही कह रहे हैं। क्यों सही है लास्ट वाला भाई, क्या रीजन हो सकता है इसमें? बाकी भी तो मेरे ख्याल से सिमिलर ही दिख रहे हैं। ओके, ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग आंसर आ रहे हैं। लास्ट लाइन में हमने कम शब्दों में कंप्यूटर को पूरी बात समझा दी है। तो विवेक सिंह कह रहे हैं कि जो लास्ट लाइन है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाकी लोग भी आंसर दे रहे हैं, वो मैं समझ सकता हूँ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है। विवेक सिंह जो आंसर दे रहे हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको समझ लेते हैं कि लास्ट लाइन में हमने कम शब्दों में कंप्यूटर को पूरी बात समझा दी। ओके, ठीक है। चित्रांश कह रहे हैं बिकॉज सेमीकोलन इज यूज्ड टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट। चित्रांश कह रहे हैं कि सेमीकोलन को यूज करना जो है किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए जरूरी है। तो चित्रांश जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप क्या सेमीकोलन लगाते हैं क्या हर लाइन में? यहां हम क्यों लगा रहे हैं? अंशुल भी कह रहे हैं कि लास्ट वन राइट है। तो यहाँ हमें सेमीकोलन क्यों लगाना है? हम जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप एग्जाम में लिखते हो, ठीक है, कोई भी आपका मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट होगा उसमें आप जब एग्जाम में लिखते हो तो आप सेमीकोलन लगाते हो या सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 इस टाइप के स्टेटमेंट्स लिख सकते हो? ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग आंसर्स आए, आई एम हैप्पी। ओके, सो मोनल के पंजवानी कह रहे हैं बिकॉज इट इज सिंटेक्स ऑफ सी लैंग्वेज एंड कंप्यूटर नोज इट।
सो पार्शियली सही है, बट हम ये समझना चाह रहे हैं कि सिंटेक्स होता क्या है, राइट? सो द आंसर इज देयर इज नो डिफरेंस, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? हम इंसानों के लिए देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है? ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जब फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि हम एक्स में एक लैंग्वेज हमने यूज की है कि भाई एक्स में हम जीरो स्टोर करना चाहते हैं, दूसरे स्टेटमेंट हमने इंटीजर नहीं बताया, बट जीरो तो इंटीजर ही होता है, तो डायरेक्ट हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो जीरो है। फिर स्टेटमेंट थर्ड में हमने बोला है कि इंटीजर एक्स इक्वल टू जीरो है, तो इंटीजर बता दिया एक्स में जो हम स्टोर कर रहे हैं वो इंटीजर होना चाहिए और हम जीरो स्टोर कर रहे हैं। इंटीजर की पोजीशन हमने चेंज कर दी। उसके बाद हमने इंटीजर को और शॉर्ट कर दिया, आईएनटी लिख दिया। आई के बाद फिर इसमें हमने आई को कैपिटल कर दिया, फिर आईएनटी को कैपिटल कर दिया। और लास्ट लाइन में बड़ा टिपिकल सा अजीब सा, जिसको प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं पता बोले क्या कर रहा हुआ है, इंट और एक्स और डबल इक्वल टू सेमीकोलन, तो बड़ा अजीब सा है, राइट? तो ह्यूमंस के लिए इन सभी लाइंस में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ठीक है? अब मैं ये चीज आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने लोग, इवन मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा जो प्रोग्रामिंग करते हैं, बोलते सर मैंने कोड करके पता नहीं कंप्यूटर कुछ भी अजीब अजीब कर रहा है, ठीक है? मैं स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करूंगा, सर मैंने प्रोग्राम कर दिया है लेकिन ये जो है बोर्ड कुछ भी अजीब अजीब काम कर रहा है, ठीक है? तो ये जो स्टेटमेंट है, जब हम इस टाइप का स्टेटमेंट्स बोलते हैं, तो इसमें हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम कंप्यूटर को एक इंसान समझते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर को हम इंसान समझते हैं। तो ये जो सारे स्टेटमेंट है हमारे, ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही इसीलिए है क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने इंसान को बोला है। हम किसी इंसान से कम्युनिकेट कर रहे हैं और इंसान का जो ब्रेन होता है वो हर स्टेटमेंट को पढ़ के उसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग करता है, उसके बहुत सारे मीनिंग निकालता है। कई सारे मीनिंग निकालने के बाद एक जो सही मीनिंग होता है उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है और अपना काम कर लेता है। सिमिलरली जब आप एक कंप्यूटर का जैसे रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन होती हैं बहुत सारी, और आप देखेंगे बड़ा फनी सा सेशन होता है, इसमें कोई ऑटोनोमस रोबोट है, बच्चे अपने रोबोट चला रहे हैं और रोबोट गलत जा रहा है और बच्चे चिल्ला चिल्ला कर अरे अरे उधर लेफ्ट जा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट 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 जा, राइट राइट राइट। मतलब ऑटोनोमस रोबोट है, ऑब्वियसली आप रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सभी लोग चिल्ला रहे हैं। तो दैट इज ह्यूमन बिहेवियर, बट ऑब्वियसली आपका रोबोट सुन नहीं रहा है, वो जो कर रहा है वो करेगा, राइट? तो हमें ये समझना जरूरी है कि जब हम कंप्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं और इंसानों के साथ काम करने में जमीन आसमान का अंतर है। वो जमीन आसमान का अंतर को ही हम सिंटेक्स कहते हैं। तो सिंटेक्स एक टेक्निकल टर्म है, बट मैं टेक्निकल टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिंपल टर्म की बात कर रहा हूं कि अगर आप यही सारी चीजें कंप्यूटर सिस्टम को समझाएंगे, ठीक है? तो कंप्यूटर सिस्टम बोला ये क्या बोल रहे हो आप, फर्स्ट लाइन। फिर बोला अरे ये भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, थर्ड लाइन, ये भी क्या बोल रहे हो आप, ये भी क्या बोल रहे हो। जब तक आप लास्ट लाइन नहीं लिखोगे तब तक कंप्यूटर सिस्टम को नहीं समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। दिस इज सिंटेक्स। तो सिंटेक्स ये कहता है कि देयर, सिंटेक्स सिंपल सी चीज है। वो सिंपल ये कहता है कि हर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक रूल है और वो रूल इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आप उसमें थोड़ा सा भी फेरबदल नहीं कर सकते, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। वो रूल इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आप उसमें थोड़ा सा फेरबदल भी नहीं कर सकते। ऑल्दो थोड़े बहुत फेरबदल भी अलाउड होते हैं, लाइक एक्स के बाद आप स्पेस दे सकते हो, डबल इक्वल टू के बाद आप स्पेस दे सकते हो, ठीक है? इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि इन जनरल जो ह्यूमंस, हमारी जो लैंग्वेज है जिसमें हम हर चीज को कितने भी तरीके से बोल देते हैं, आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ बोल रहे हैं, एक ही स्टेटमेंट के 10,000 मीनिंग निकलते रहते हैं, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता, राइट? तो ये स्टेटमेंट बोलने में बड़ा हमें लग रहा है सिंपल सा, लेकिन जब प्रोग्राम में जाते हो तो आप क्या करते हो, आप सेमीकोलन खा जाते हो। आप जहां पे कैपिटल यूज करना है वहां पे स्मॉल यूज करते हो। दुनिया भर की चीजें आप ऐसे यूज करते हो, ठीक है, जो कि गलती होती है। तो ये गलती जो है ये आप प्रोग्राम बनाने के बाद चेक करते हो, प्रोग्राम हर लाइन लिखते लिखते आप इग्नोर करते हो, ठीक है? तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट प्रोग्रामिंग में डालनी है वो ये है कि हर एक लाइन लिखने से पहले सोचना है, 10 बार सोचना है, लाइन लिखने के बाद 10 बार उसको वेरीफाई करना है, तभी आप आगे बढ़े, ठीक है? बेसिकली ये कुछ, अगर आप इस तरीके का अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं कि हर लाइन को उसी समय चेक नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो ये उसी तरीके से होगा कि आप एक बिल्डिंग बना लिया और बिल्डिंग बनाने के बाद आपको पता चला कि ईंटें जो थी वो खराब क्वालिटी की थी और आप बिल्डिंग में हर ईंट को जा जाके आप ठोक के चेक कर रहे हो कि वो ईंट सही है या नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आप बिल्डिंग बना लेंगे उसके बाद एक एक ईंट को चेक करना पॉसिबल नहीं है, राइट? हर एक ईंट को चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में आपको सिर्फ इतनी सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है। इनफैक्ट दो, बस एक ही पॉइंट है लेकिन इसके दो सब पार्ट है।
पहला, आप एक इंसान से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप एक कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो तो छोटे बच्चे से भी गधा है। तो कंप्यूटर गधा है, सर आप क्या बोल रहे हो? यस, कंप्यूटर गधा है। कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं बना सकता, अगर वो इंसान जैसा होता। कंप्यूटर की दो ही सबसे इंटरेस्टिंग चीजें जिसकी वजह से उसको यूज कर सकते हैं। एक, वो जब भी कैलकुलेशन करता है तो वो गलती नहीं करता, ठीक है, वो जब भी कैलकुलेशन करता है तो वो गलती नहीं करता। दूसरा, वो बहुत ही हाई स्पीड पे काम करता है। एक, लेकिन ये दोनों चीजें, जो हाई स्पीड से काम करता है वो फिक्स्ड होता है, उसमें वो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता। इसका एक ही एक्सेप्शन जो अभी आया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कोड अपने अपने बनाए हुए कोड को ही अपडेट करता रहता है। तो वो हम भले ही सेशन में नहीं समझेंगे, लेकिन वो एक अलग पूरी कहानी है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ऐसे अल्गोरिथम्स है जो हमारे ब्रेन जैसे चीजों को मिमिक करता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है। लेकिन वो भी कोई 100% परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो इंसानी ब्रेन भले ही कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन हमारा जो हजारों सालों से जो जो हमारे जीन्स पास ऑन होते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें जो पास ऑन होते हैं, वो ही हमें बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं। ठीक है, एनीवे, तो मेन जो पूरा इस सिंगल स्लाइड का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने कंक्लूजन बताया वो ये है कि हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, हम किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रोग्रामिंग करते टाइम अपने दिमाग में फीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली नॉन आईटी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये चीज समझने में बड़ी दिक्कत आती है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के होते हैं वो इतने ज्यादा प्रोग्रामिंग में घुस जाते हैं कि वो सोचते भी प्रोग्राम के फॉर्म में। इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, तो सभी लोग क्या करते हैं, आप बुक्स खरीदते हैं, आप वर्ड्स याद करते हैं। कुछ मत करिए, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़िए और अपने फ्रेंड से सिर्फ इंग्लिश में बातचीत करिए। आप गलत बोलेंगे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, सातवें दिन के बाद आपकी इंग्लिश अपने आप सही होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप जब इंग्लिश में बात करते हो तो पहले आप हिंदी में स्टेटमेंट बनाओगे और उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। तो वो लंबा प्रोसेस होता है, उसमें गलतियां होती है। लेकिन जब आप रोज रोज इंग्लिश में बात करोगे तो आपका जो ब्रेन है वो ट्रेंड हो जाएगा और वो डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट करेगा। यही सीएसआईटी वालों के साथ होता है। वो दिन रात इतनी प्रोग्रामिंग करते हैं कि उनका ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाता है और वो सोचते भी प्रोग्रामिंग स्टाइल में है, ठीक है। तो ये एज ए मैकेनिकल बैकग्राउंड या नॉन सीएसआईटी बैकग्राउंड में हमें थोड़ा डेवलप होने में टाइम लगता है, क्योंकि हम दिन रात प्रोग्राम के साथ काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये दो चीज अगर हम ध्यान से सोचें कि पहले हम एक कंप्यूटर से बात कर रहे हैं जो छोटी से छोटी गलती के लिए रोना गाना कर देगा, ठीक है, आपका परेशान होगा, आपको ढेर सारे क्वेश्चन मार्क दे देगा, ठीक है। और अगर परफेक्टली सही आपने लिखा है, ठीक है, तो ही वो स्माइल देगा। इवन कुछ लोगों ने बोला कि सेमीकोलन जो है टर्मिनेटर स्टेटमेंट है, ठीक है। ये टर्मिनेटर स्टेटमेंट बनाया किसने? जिसने सी लैंग्वेज डेवलप की, ठीक है। पाइथन में टर्मिनेटर यूज नहीं होते हैं, जावा में कुछ जगह होते हैं, कुछ जगह नहीं होते हैं, ठीक है। कई तो हर लैंग्वेज में अपने अपने सिंटेक्स बने हैं। क्योंकि आप किसी और का प्रोग्राम यूज करें, आप खुद का प्रोग्राम नहीं बना सकते, कि खुद का प्रोग्राम बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका माइक्रो कंट्रोलर या जो भी कंप्यूटर होते हैं वो 0-1 पे बात कर रहे हैं, वो तो इसमें भी इस लैंग्वेज में भी बात नहीं कर रहे हैं, तो वो बनाना मुश्किल है। तो हम थोड़ा इजियर यूज करते हैं। तो जब हम इजियर भी यूज करते हैं तो समझ के हमें हर एक चीज करनी होती है, राइट। तो आप ये चीज दो चीज फोकस रखें कि हम जब भी प्रोग्राम करते हैं तो हमें कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, हम इंसान से बात नहीं कर रहे हैं। सेकंड, छोटी से छोटी गलती भी आपके कोड को वहीं पे एरर दे सकती है और आगे आपको दिक्कत आ सकती है। तो कभी भी कोई भी चीज जो है, आप बोले कि कंप्यूटर कुछ भी गड़बड़ काम कर रहा है, मैंने तो प्रोग्राम सही किया था, आपके प्रोग्रामिंग में ही गलती होती है, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो उसको तो वही चीज आती है, वो वही करता है, उससे ज्यादा वो कुछ काम नहीं करता। तो जो गलती है वो आपके प्रोग्राम में है, तो प्रोग्राम को ध्यान से लिखें, अच्छे से लिखें, हर एक चीज को समझ के लिखें, तो आपकी गलती होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। जीरो तो कोई किसी के नहीं होते, हम भी गलतियां करते हैं, लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एक जो सी लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है। ऑर्डिनो में ये बेसिक स्ट्रक्चर भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने इसको और इजी बना दिया, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जरा थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो हेडर फाइल्स क्या होता है, जिन्होंने भी थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होगा तो उनको प्रिंटफ, स्कैनफ जैसे फंक्शन के बारे में पता होगा। तो प्रिंटफ, स्कैनफ जो है आपके वो फंक्शन क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करते हैं, और स्कैनफ जो है कंप्यूटर से अगर आपको कोई डेटा इनपुट करना है तो उसको रीड करते हैं, राइट। तो ये फंक्शन जो है वो सी लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट नहीं है।
तो फंक्शन के बारे में वैसे आगे देख रहे हैं, तो फंक्शन एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है, मतलब एक लिस्ट ऑफ टास्क है जो कंप्यूटर करता है, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, जिसका कोई नाम हमने रख लिया है। ठीक है, हमने कोई नाम रख लिया, जैसे प्रिंटफ। तो प्रिंटफ जो है एक ऐसे सेट ऑफ टास्क है जो कंप्यूटर बैकग्राउंड में करता है, सच दैट कि कोई भी मैसेज जो आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, राइट। तो प्रिंटफ फंक्शन किसी एक्सपर्ट कोडर ने बना के आपको रखा हुआ है और आप उसको रेडिली यूज कर रहे हैं, आप प्रिंटफ को नहीं बनाते। अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले कराना हो तो इसका बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसमें आरजीबी एलईडी लगी होती है, करोड़ों आरजीबी एलईडी होती है इतनी सी स्क्रीन के अंदर। हर एलईडी को हम रेड और ग्रीन बनाते हैं। तो अगर आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ये बेसिक दिख रहा है, तो इस बेसिक में बेसिकली अगर स्क्वायर पार्ट को आप देखें तो उसमें व्हाइट बैकग्राउंड है, फिर रेड बैकग्राउंड है, फिर उसकी बाउंड्री है, और वो रेड बैकग्राउंड भी ऐसा सेट किया गया है कि आपको बी दिखाई दे। तो इतना सिंपल नहीं कि आपने हाथ से बी लिख दिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सिंपल आपको बेसिक स्क्रीन पे शो करने के लिए। अभी हम ये ऑनलाइन वेबिनार कर रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ से मेरे कंप्यूटर से वो आपका इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, आपके पास जा रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आपसे हिडन है, आपको ये प्रोसेस कुछ करना नहीं है। आप अपना ऐप स्टार्ट करते हैं, कुछ बटन प्रेस करते हैं और आपका काम हो जाता है। सिमिलरली जब आप सी लैंग्वेज में कुछ रेडीमेड फंक्शंस यूज करना चाहते हैं जो रेडीमेड फीचर को यूज करता है, तो हम उन फंक्शन को ऐड करने के लिए उनकी लाइब्रेरी को ऐड करते हैं। तो उसको उन लाइब्रेरीज को हम हेडर फाइल्स की मदद से ऐड करते हैं। तो अगेन जैसे मैंने बोला, सिंटेक्स इंपॉर्टेंट, इसमें हैश लगाना जरूरी है, इंक्लूड लिखना जरूरी है, इंक्लूड में सब स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, आपका ये लेस देन साइन होना जरूरी है, फिर आपके हेडर फाइल का नाम होना जरूरी है, हेडर फाइल यूजुअली .h एक्सटेंशन से होना जरूरी है, फिर आपको ये ग्रेटर साइन लगाना जरूरी है। इसमें कुछ भी चीज आप मिस नहीं कर सकते, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी कैपिटल स्मॉल नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, लाइक जैसे आप यहाँ पे स्पेस यूज किया तो आप स्पेस हटा सकते हैं या स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल माइनर, जो कि हम हमारे ह्यूमंस के लिए तो बिल्कुल भी मतलब न के बराबर है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हेडर फाइल्स क्या है, जो हमें रेडीमेड फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं और हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड, हर एक सी लैंग्वेज में एटलीस्ट मेन प्रोग्राम होना जरूरी है जहां से वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, राइट। आपका जो मेन प्रोग्राम है वो वहां से स्टार्ट होगा, राइट। जो मेन प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा उसका इनपुट हो सकता है और आउटपुट हो सकता है। तो मेन प्रोग्राम से मान लीजिए मेन वो प्रोग्राम है जहां से आपका मेन वो फंक्शन है जहां से आपका जो कोड है सी कोड स्टार्ट होता है। फिर आपको सेटिंग्स करनी होती है। आप जैसे अगर कोई एलईडी ग्लो कराना चाह रहे हैं या मोटर चला यूज करना चाह रहे हैं, सेंसर यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके अलग अलग फीचर्स हमें एक्टिवेट करने पड़ते हैं। बाय डिफॉल्ट हार्डवेयर में सारे फीचर्स एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, तो उसको हम इनिशियलाइजेशन कोड्स की मदद से उसको एक्टिवेट करते हैं, वो सब हम देखेंगे। फिर फाइनली जो होता है, हम अपने जो मेन कोड को है, जो मेन प्रोग्राम है, से हमने जैसे एलईडी ब्लिंकिंग जो प्रोग्राम बनाया था उसको बार बार हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, फंक्शन के बाद कर्ली ब्रैकेट आता है, वाइल के स्टेट स्मॉल ब्रैकेट आता है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको वो सिंटेक्स का बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है। जो सेमीकोलन है, जो टर्मिनेटर है, जो चीजें हैं वो सी लैंग्वेज में, बाकी लैंग्वेज में नहीं है। तो आप सी में काम करें तो आपको चीज उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो सब हम वैसे भी यहाँ अभी बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल सी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन काफी सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका एम्बेडेड सी का। अब जो हम सबसे कॉमन काम करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, वो है वेरिएबल्स को यूज करना। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर द क्वांटिटी दैट कैन वेरी एंड आर नॉट कांस्टेंट्स। ठीक है, तो वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती रहती है। तो सिंपल मैथ्स में x = 3 और y = 7 ये सारी चीजें हम लिखते हैं वेरिएबल में। सो दैट इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स। तो ठीक है, तो वेरिएबल वो एक एंटिटी है जिसमें हम कोई डेटा स्टोर करते हैं और वो चेंज हो सकता है। तो अब अगेन अगर हम सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो कुछ भी किसी भी नाम का हम वेरिएबल नहीं बना सकते, इसके रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है? अ वेरिएबल नेम कैन ओनली हैव लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो एक जो वेरिएबल नेम है उसमें जो है आप या तो लेटर ABCD XYZ कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो अपर केस हो सकता है, लोअर केस हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, और या उसमें आप डिजिट्स यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर। तो आप और कोई चीज यूज नहीं कर सकते। सो लाइक डैश, डॉट, ठीक है, परसेंट, आपका हैश, एट, ये सारी चीजें जो हैं आप वेरिएबल नाम में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल शुड बी आइदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर। ठीक है,
सेकंड रूल ये कहता है कि आपका जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका या तो अंडरस्कोर हो सकता है या फिर एक लेटर हो सकता है, आप उसमें नंबर्स डिजिट्स यूज नहीं कर सकते। सो A1 जो है आपका, A1 इज अ राइट वेरिएबल बट 1A कैन नॉट बी अ वेरिएबल, ठीक है। A अंडरस्कोर 1 can be a variable, underscore A can be a variable, but 1 underscore A cannot be a variable. So just again इस स्लाइड को फिर से डिस्कस करता हूँ। So variables are the quantity that can vary and are not constant, जिसमें हम वेरिएबल डेटा स्टोर करते हैं। अब जब कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, जैसे हम वेरिएबल डेटा स्टोर करते हैं, हम कोई मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, तो हमने x=5 लिखा, कोई भी लिखा, तो जब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हमें वो वैल्यू याद नहीं रहती, तो हम पीछे पलट के देखते हैं। तो पीछे पलट के देख के हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हमारा जो पेपर है वो हमारे लिए एक मेमोरी का काम करता है। हमारा जो ब्रेन है वो इतने सारे नंबर याद नहीं रख सकता, तो पेपर में वो नंबर हम लिख लेते हैं और जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसको यूज करते हैं। इस तरीके से जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो बहुत सारी मेमोरी नहीं होती प्रोसेसर के अंदर, प्रोसेसर के अंदर बिल्कुल लिमिटेड मेमोरी होती है जो नेसेसरी है। तो जो भी डेटा वो यूज करता है, जो भी डेटा के साथ वो कैलकुलेशन करता है, वो टेम्पररी जो है वो कंप्यूटर वो रैम में स्टोर करता है, और जब भी रैम से उसको जरूरत होती है वो वापस रीड कर लेता है। तो इस तरीके से जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे रैम मेमोरी में कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट वेरिएबल। तो अगर हमें वेरिएबल अपने ऑर्डिनो में डिक्लेयर करने हैं, यूज करने हैं, तो उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है। तो वो सिंटैक्स कैसा है, वो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है कि एक तो वेरिएबल्स 3 तरीके के होते हैं, ब्रॉडली 3 टाइप के होते हैं आपके सी लैंग्वेज में, कैर, इंट एंड फ्लोट। सो कैर जो है, कैर इज लाइक एक ऐसा डेटा, एक ऐसा वेरिएबल जिसमें आप कोई कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। AX7 स्टार, तो AX7 स्टार ये सारे कैरेक्टर है। 23 एक कैरेक्टर नहीं है, 23 एक नंबर है। 2 और 3 ये अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो 23 एक नंबर और 2, 3 अलग अलग कैरेक्टर्स का क्या मतलब है, 23 जो एक नंबर होगा जब रैम में स्टोर होगा तो एक पूरी मेमोरी लेगा, ठीक है, एक मेमोरी स्पेस, सिंगल मेमोरी स्पेस, सिंगल मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ बाइट, बट हम लॉजिकली इसको सिंगल मेमोरी स्पेस कहते हैं। जबकि 2, 3 को जब हम अलग अलग लेंगे तो 2 अलग जगह स्टोर होगा और 3 जो है वो अलग जगह स्टोर होगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं जो हमें समझना जरूरी है। तो कैर जो डेटा टाइप है उसमें हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, जिसमें AX स्टार ये सारी चीजें आती हैं। इंटीजर डेटा टाइप है, इसमें हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसमें डेसिमल हम स्टोर नहीं कर सकते, कैरेक्टर हम स्टोर नहीं कर सकते, राइट। फ्लोट जो है डेटा टाइप, वो ये है कि टू स्टोर डेसिमल नंबर्स, एग्जांपल 2.3, 555.7, -64.9 एक्सेट्रा, ठीक है। तो फ्लोट वो डेटा टाइप्स होते हैं, वो वेरिएबल टाइप्स होते हैं जिसमें हम बेसिकली डेसिमल वैल्यूज या स्टोर कर सकते हैं। डेसिमल को उन्होंने फ्लोट नाम दिया हुआ है, ओके। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं मिस कर गया हूँ, तो मैं एग्जांपल्स यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इन x = 0 जो हमने लास्ट लाइन में लिखा था वो हम लिखते हैं, तो इंट में I शुड बी कैपिटल, इट कैन नॉट बी स्मॉल, राइट, इसको कैपिटल में होना जरूरी है। और आप एंड में सेमीकोलन जो है सी लैंग्वेज में टर्मिनेट करने के लिए यूज करना कंपलसरी। तो टर्मिनेट का क्या मतलब है, देखिए आपका जो कंप्यूटर होता है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको रीड करता है और उसको हेलो सर, की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हेलो हेलो सर, यस, हेलो, आई होप मेरे माइक एंड ऑल एवरीथिंग इज विजिबल। किसी को कोई डाउट्स या प्रॉब्लम्स हो तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सुदेश सर आपका स्लाइड 4 नहीं हो रहा है। आप अपने इसमें जाइए सुदेश सर आपका प्लीज। स्लाइड 4 नहीं हो रहा है। सतीश प्लीज आप सुने मुझे। हाँ सर, आवाज आ रहा आप है। पार्टिसिपेंट्स में जाइए। जी मुझे आवाज आ रहा है, आपको आवाज आ रहा है? ओके सतीश प्लीज आप सुनिए कि आपको जो है पार्टिसिपेंट्स में जाना है। पार्टिसिपेंट्स में प्रेजेंटर की एक स्क्रीन होती है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा और वहां पे उस स्क्रीन को पिन करना पड़ेगा। तो आप पार्टिसिपेंट्स में जाइए। पार्टिसिपेंट में जाने के बाद जो प्रेजेंटर है, प्रेजेंटर की स्क्रीन रहेगी, उस पर आपको पिन सर बटन पे प्रेस करेंगे तो आप मुझे देख पाएंगे। तो अगर कोई और शेयर करता है तो भी आपका आप स्लाइड 4
नहीं हो रहा है। Sir, are you showing the presentation? आपका स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है सर। Okay. Hello, sir. My presentation is not visible. Yeah, sir. Sir, it's visible. Sir, it's visible. Basic structure of embedded C. Yeah, it is visible. ओके देखिए सभी पार्टिसिपेंट्स को सेम प्रॉब्लम है, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को रिपीट कर रहा हूँ। आई जस्ट टेक कॉल, एक कुछ अर्जेंट कॉल आ रहा है, गेस, तो डबल कॉल करें, सो जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सतीश, आपको प्लीज आप माइक पे कुछ मत बोलिए, क्योंकि आपके माइक से वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, और जो है आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज माइक यूज मत कीजिए, क्योंकि सेशन में डिस्टर्बेंस आ रहा है। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने। आपको पार्टिसिपेंट्स में जाना है, प्रेजेंटर की एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे जाके पिन करना है, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज चैट इन द चैट बॉक्स, डू नॉट यूज जो है आप अपना जो माइक मत यूज कीजिए। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले आप अपने चैट बॉक्स में मुझे बताएं, rather than unmuting. If there is a problem, if it's not solved, then only unmute and tell me कि you have a problem. So again, I repeating, if you are not able to see my slide, please go to People tab. There you will be able to see a presenter screen, my screen, ठीक है? And when you click that screen and you have to pin that screen, जब आप उसको pin कर देते हैं, तो you will be able to see my screen and my presentation, ठीक है? ऑल्सो आई एम सीइंग कि मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो है बीच बीच में स्क्रीन शेयर कर अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं, तो आई गेस वो गलती से आप क्लिक कर रहे होंगे, तो भी ध्यान रखें कि आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है, राइट। So I hope Sadish, you are able to solve your problem, and you please type in chat box first before unmuting, because you are disturbing other participants, right? I had to stop because of you, so please write in the chat box with your problem, and then if it's not solved, then only use your mic. Thank you. Praveen Pachori, again I am repeating, if any other participant is sharing his presentation, वो temporary कुछ time के लिए show होगा, उसके बाद वो चला जाएगा। Only the screen, जो screen है आपकी, जिसमें basically जो presenter screen है, आप उसको pin कर लेंगे, तो पिन बटन करने के बाद आप मेरी ही स्क्रीन देख पाएंगे, किसी और की स्क्रीन आपको शो नहीं होगी। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सर आई सर यस सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है पार्टिसिपेंट के पैनल पे। प्रवीण, मैंने अभी कुछ बोला, आप सुने मैंने क्या बोला? सर सुना है, लेकिन आपकी स्क्रीन पार्टिसिपेंट पैनल पे नहीं दिख रही। हाँ, तो मैंने क्या बताया प्रवीण, आप मुझे बताएंगे फिर से? मैंने क्या बताया, बता सकते हैं? मैंने आपको कुछ बोला था। जी सर, आपने बोला कि जो पार्टिसिपेंट पैनल पे आप मेरी स्क्रीन को पिन कर दीजिए, लेकिन सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन अभी भी नहीं हो रही है? नो सर। ओके, मैं काम करता हूँ, मैं फिर से अपने प्रेजेंटेशन को जो है, अच्छा ओके, अभी सब लोग ट्राई करें। अभी मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर, अब दिखने लगी, पिन कर दिया। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। So I hope everyone is able to see my screen now, right?
Okay, so if there is any problem regarding the screen, I request all of you to please type in the chat box. So if you type in the chat box and many people are not able to see my screen, then I'll try to solve it. If someone किसी एक ही को problem है, then you have to check your internet connections and you have to know how to use it. Okay, let's move forward. या तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, int x char y इक्वल टू a एंड सो ऑन। तो इस टाइप की सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से आपको डिक्लेयर करना है, जिसमें सेमीकोलन ऐड करना कंपलसरी है। सेमीकोलन इज अगेन अ कंप्यूटर रिक्वायरमेंट, सी प्लस प्लस की रिक्वायरमेंट है। कई सारे लैंग्वेजेस में ये फीचर अभी या कम किया गया है, पूरे तरीके से हटा दिया गया है, ठीक है। I also hope that most of you are able to understand, because I'm using Hindi here because it is more comfortable for most of the participants to understand in Hindi than in English. So if anybody is having problem with my Hindi, then I can switch to complete English also, not a problem. Okay, so now you can see, so this is like basic types. Okay. Now there are qualifiers also. So qualifiers जो है वो थोड़ा सा briefly discuss कर देता हूँ मैं आपको. So signed and unsigned जो है आपका basically जो signed और unsigned जो है इस ये आप starting में use कर सकते हैं something like this, like by default int x is signed. अगर हम उसको unsigned करते हैं, unsigned int x equal to 4 अगर हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब x एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है जिसमें केवल पॉजिटिव वैल्यू ही हम स्टोर कर सकते हैं। तो x हमने एक ऐसा वेरिएबल लिया है जिसमें हम केवल पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो साइन एंड साइन डिसाइड्स वेदर इट्स पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करनी है, नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। रेंज में इससे डिफरेंस आता है। बाय डिफॉल्ट नेगेटिव साइन ही हम यूज कर सकते हैं, राइट। ओके Fine. Okay, this next qualifier is short and long. तो short and long जो होता है basically used to increase and decrease the size of integer. आपके डेटा टाइप का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। So like अगर आपने long int यूज किया तो long int 4 बाइट का साइज हो जाएगा, उसकी रेंज भी बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा बड़े नंबर्स आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट इंट से उसकी रेंज कम होनी चाहिए, बट इंटीजर का मिनिमम साइज 2 बाइट ही डिसाइड किया गया है, उससे कम उसका साइज डिसाइड नहीं किया गया है, इसलिए शॉर्ट इंट 1 बाइट होना चाहिए, लेकिन वो भी 2 बाइट से रहता है। नाउ ये जो साइज है ये कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग होते हैं, लाइक कंप्यूटर सिस्टम में इंट स्टैंड फॉर 4 बाइट्स एंड सो ऑन। तो ये स्लाइड थोड़ी सी टेक्निकल है, बट इसमें जो मेन चीज आपको समझने की जरूरत है वो है कि कौन से बेसिक आपके डेटा टाइप्स है और उनके टाइप्स क्या हैं, जैसे साइंड इंट, उनके क्वालिफायर्स क्या है, साइंड अनसाइंड क्या होता है, शॉर्ट लॉन्ग क्या होता है, इतना बस आपको समझने की जरूरत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो फंक्शंस होते हैं वो क्या है, ठीक है। तो फंक्शन जो है किसी भी लैंग्वेज इज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क, ठीक है। अगर आप एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो फंक्शन क्या होता है, एक बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे प्रोग्राम को अगर आप एक बंडल कर दें, एक फंक्शन में एक जगह पे रख दें और उस जगह को एक नाम दे दें, तो उसको हम फंक्शन कहते हैं, राइट। तो जो आपका फंक्शन होता है इट्स नथिंग बट इज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। A function can have none or more inputs and none or more outputs. तो एक फंक्शन में इनपुट्स होते हैं, आउटपुट्स होते हैं। इनपुट्स 0 इनपुट से लेकर कितने भी इनपुट्स हम रख सकते हैं, 0 आउटपुट से लेकर कितने भी आउटपुट्स रख सकते हैं। हाउएवर इन सी लैंग्वेज में आप सिर्फ एक ही आउटपुट दे सकते हो, एक से ज्यादा आउटपुट देने के लिए आपको थोड़ा ट्रिक यूज करना पड़ता है। तो जो है वो चीज अभी हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा आउटपुट हमें देना है तो कैसे दे सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज में आप एक ही आउटपुट दे सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, राइट। सो एग्जांपल अगर अपन देखें तो इंट एड इंट ए इंट बी, तो ये आपका जो फॉर्मेट है जरा हम समझने की कोशिश करें। इज माय प्रेजेंटेशन स्टिल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रेजेंटेशन सभी लोग को दिखाई दे रहा है?
Okay, so my presentation, okay, so my presentation is clear to all of you. Fine. ओके सो इसमें आप देख रहे हैं इंट जो फर्स्ट लाइन है वो बता रहा है कि जो ऐड फंक्शन है उसका जो रिटर्न टाइप होगा, जो आउटपुट होगा, वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। उसके अंदर दो इनपुट हम यूज कर रहे हैं, दोनों इनपुट इंटीजर टाइप के हैं और दोनों का जो नाम है वो ए और बी है। सो ऑर्डिनो की जब हम बात करें तो ऑर्डिनो में जो आपका सी का स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट हमने देखा, ये फॉर्मेट सी में फॉलो, ऑर्डिनो में फॉलो वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो इनफैक्ट है तो वो सी ही, लेकिन वो थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन उन्होंने यूज किया हुआ, तो उसकी डिटेल्स में अपन नहीं जाते हैं। हम सिंपल ये देख लेते हैं आपको कैसे क्या यूज करना है। तो उसमें जो होता है ऑर्डिनो में डिफॉल्ट फंक्शंस जो हैं वो दो डिफॉल्ट फंक्शन होते हैं, सेटअप और लूप, जिसका ना कोई इनपुट होता है ना कोई आउटपुट होता है। तो वॉइड अगर लिखा है तो वॉइड का मतलब नल आउटपुट होता है, ठीक है, कोई आउटपुट नहीं है उस फंक्शन का। तो ऑर्डिनो के में दो फंक्शंस डिफॉल्ट है, सेटअप एंड लूप। बाकी फंक्शंस आप बना सकते हैं लेकिन ये दो फंक्शन यूज करना कंपलसरी है। ओके, सो आपकी जो हेडर फाइल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो हेडर फाइल्स जो होती हैं, it is a set of well defined libraries that contain functions to be called during programs। तो अगर आप different programs अगर आप यूज करते हैं जो आपने नहीं बनाए बट आप उसको यूज कर रहे हो, तो उसके लिए हमें हेडर फाइल्स ऐड करनी पड़ती है। तो अगर हम ऑर्डिनो के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में बात करें तो LCD liquid crystal .h या sdfat.h, ये कुछ हेडर फाइल्स हैं जिसको जो आप ऐड करोगे तो लिक्विड क्रिस्टल मतलब LCD रिलेटेड फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। sdfat में SD कार्ड को प्रोग्राम करने से रिलेटेड फंक्शंस आप जो है इसमें यूज कर सकते हैं। तो इन ऑर्डिनो ऑल बेसिक्स लाइब्रेरी, तो एक चीज हमें जानना बहुत जरूरी है कि ऑर्डिनो में ज्यादातर केसेस में आपको कोई लाइब्रेरी ऐड नहीं करनी पड़ती, कोई हेडर फाइल यूज नहीं करनी पड़ती, मतलब ऐड नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ऑर्डिनो बाय डिफॉल्ट उन सारे लाइब्रेरीज को ऐड करता है, राइट। तो ओनली जो नई लाइब्रेरीज हैं जो कि पहले से एडेड नहीं है, उन्हीं लाइब्रेरीज को हमें ऐड करना होता है। उसी के लिए हमें हेडर फाइल्स वहां पे ऊपर लिखनी पड़ती है, अदरवाइज हमें हेडर फाइल ऑर्डिनो में लिखने की जरूरत नहीं है। Okay, now this is important, especially those who have no knowledge of programming. तो ये आपका थोड़ा सा important है। Conditional statement they are used for logical and conditional switching, ठीक है। जो conditional statements होते हैं वो हम किसी लॉजिकल स्टेटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। कोई कंडीशंस आपकी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने स्विच प्रेस किया है तो बल्ब ऑन होना चाहिए, स्विच प्रेस नहीं किया है तो बल्ब ऑफ होना चाहिए। तो जो स्विच प्रेस की जो कंडीशन है दैट इज बेसिकली आवर कंडीशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसका भी सिंटेक्स हमें थोड़ा ध्यान से रखना देखना जरूरी है। इफ के बाद स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए, स्मॉल ब्रैकेट से आपको क्लोज करना है, इसके अंदर आप कंडीशंस लिखेंगे, फिर आप इफ के का जो भी स्टेटमेंट है वो कर्ली ब्रैकेट से आप ओपन करेंगे और इसके अंदर सारे स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और जब वो स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो हमें कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। इफ के बाद बिना कर्ली ब्रैकेट के अगर आप लिखते हैं तो स्टेटमेंट्स में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई और कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 1 है तो ये रन करे। ए की वैल्यू अगर ऐसा नहीं है, ए की वैल्यू 1 नहीं है, तो हम दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ए की वैल्यू 2 हो, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट रन कर रहे हैं। बाकी सारी कंडीशंस जो है, बाकी सारी कंडीशंस में हम एल्स यूज कर रहे हैं और स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो इसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है। तो सी में एक फैसिलिटी है, अगर आपका इफ में, एल्स इफ में या एल्स में कहीं पे भी सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, इफ एल्स इफ और एल्स में कहीं पे भी सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो इट्स बेटर कि आप हर बार कर्ली ब्रैकेट यूज करें ही करें, ठीक है। तो स्विच भी इफ जैसा ही एक स्टेटमेंट है जिसको मैं जस्ट ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर नहीं है तो आप इफ के साथ स्टार्ट करें, उसके बाद स्विच केस आप कभी भी बाद में सीख सकते हैं। तो स्विच एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो स्विच एक्सप्रेशन है यहाँ पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे स्विच में जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपका एक्सप्रेशन है वो यहाँ आएगा, जैसे जो कंडीशन है वो यहाँ आएगी। तो इसमें एक्सप्रेशन में से हमने स्विच एक्स लिखा, एक्स की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना जरूरी था, स्पेस जो है, तो यहाँ ओके। तो केस कांस्टेंट 1 सो से हमने लिखा एक्स, स्विच एक्स। तो केस अगर 1 है, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो ये स्टेटमेंट रन होगा, और अगर ये ब्रेक जो है इस कोड के बाहर चला जाएगा। अगर ये वैल्यू है तो ये स्टेटमेंट रन होगा, ब्रेक से कोड के बाहर चला जाएगा। अगर ये सारी कंडीशंस नहीं सही हो रही है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट मतलब एल्स स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे रन करेगा। तो स्विच केस अभी मैं आपको बोलूंगा कि आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है, और अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से तो स्विच केस आपको एनीवे आता ही होगा। इफ एल्स इज सफिशिएंट फॉर अस इन ऑल एप्लीकेशन रिलेटेड टू इफ एल्स। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो है विच इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज लूप्स, ठीक है। सो लूप्स जो है वो हम यूज करते हैं किसी रिपीटेड काम के लिए, राइट। किसी रिपीटेड काम के लिए जो है हम लूप यूज करते हैं। तो दो टाइप के लूप होते हैं सी में, व्हाइल लूप और फॉर लूप, राइट। तो व्हाइल जो है सब स्मॉल में लिखना है, फॉर भी सब स्मॉल में लिखना है, राइट। तो व्हाइल कंडीशन दिस करली ब्रैकेट, तो व्हाइल लूप कैसे काम करता है, ये कंडीशन जो है व्हाइल के अंदर की वो जब तक ट्रू है, जब तक व्हाइल की कंडीशन ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट चलता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये जो स्टेटमेंट है ये रन करना बंद कर देगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, व्हाइल में जो है जब तक आपका स्टेटमेंट करेक्ट है तब तक जो है ये लूप चलता रहेगा, ये स्टेटमेंट रन होता रहेगा। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका जो है ये जो कंप्लीट जो सेक्शन है वो रन करना बंद हो जाएगा और ये कोड आगे बढ़ जाएगा। एग्जांपल अपन देखते हैं कि मान लीजिए हमने आई की वैल्यू 0 की, एक आई वेरिएबल लिया, मैंने इसको इंट आई डिक्लेयर नहीं किया, एज्यूम कर लीजिए कि इंट आई है, आई हमने 0 वैल्यू स्टोर की। व्हाइल कंडीशन चेक कर रहा है, जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है, जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है तब तक ये पूरा स्टेटमेंट रन होगा। इस स्टेटमेंट में क्या है, इसमें अपने जो भी स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो होगा, और एंड में हम आई को प्लस प्लस कर रहे हैं। तो प्लस प्लस जो ऑपरेटर है सी में जो है दैट इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो ये प्लस प्लस ऑपरेटर सी प्लस प्लस के बाद खत्म कर दिया गया है। हायर लैंग्वेजेस में इसको यूज नहीं करते क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, बट स्टिल हम इसको अभी के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई प्लस प्लस जो है, तो इसमें आई को इंक्रीमेंट किया, तो मान लीजिए आई को हमने 0 किया फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद जो है हमने आई को 0 किया, फिर हमने चेक किया कि आई 10 से कम है क्या, हाँ फर्स्ट टाइम कम है, तो आई की वैल्यू हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी तो आई हो गया 1। फिर हम वापस ऊपर गए, आई अभी भी 10 से कम है तो ये स्टेटमेंट फिर रन होगा, स्टेटमेंट्स रन होंगे, उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरीके से हर लूप में आई की वैल्यू 9 तक पहुंचेगी, जब वो 10 हो जाएगी आई की वैल्यू तभी स्टेटमेंट से फॉल्स हो जाएगा और ये कोड जो है ये ब्रेक हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस लूप को 10 बार रन करा रहे हैं, राइट, 10 बार रन करा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि i इक्वल टू 0 को हम इनिशियलाइजेशन कह सकते हैं, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। i लेस देन 10 को हम कंपैरिजन या कंडीशन कह सकते हैं, और i प्लस प्लस को हम इंक्रीमेंट कह सकते हैं, राइट, i प्लस प्लस को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स को हमने थोड़ा शॉर्टकट बना दिया है। फॉर लूप व्हाइल लूप से ही बनता है, तो उसको थोड़ा हमने शॉर्टकट बनाया। हमने बोला कि हम एक ही लाइन में सब लिख देंगे, फॉर लूप में इनिशियलाइज भी यही करेंगे, कंडीशन भी यही लिखेंगे, और डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट जो भी करना है वो भी यही करेंगे, और ये कोड तब तक रन करता रहेगा। तो एग्जैक्टली ये कोड जैसे रन हो रहा है वैसे ही ये फॉर लूप भी रन होगा। तो फॉर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर i इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब ये रन होगा तो i को इनिशियलाइज किया। हर लूप में हम i को कंपेयर करेंगे i लेस देन 10, और हर लूप में हम i प्लस प्लस करेंगे, मतलब हर लूप में हम i को इंक्रीमेंट करेंगे। एंड ऑफ द लूप, जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो i को हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो लूप है ये हम एक कंप्यूटर को समझा रहे हैं कि उसको एक काम 10 बार करना है, और वही हमें नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में अगर इसको हम समझाते तो वो अलग कहानी से हम समझाते, अलग तरीके से समझाते। तो मेरा जो कंप्यूटर है वो या तो व्हाइल समझ पाएगा या तो फॉर समझ पाएगा, और किसी तरीके से वो समझ नहीं पाएगा। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे समझना है। आपके जितने भी लॉजिक हैं, जितने भी काम है, आपको इन्हीं फॉर लूप में उसको कन्वर्ट करके उसको प्रोग्राम करना है, अदरवाइज आपका कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाएगा। एक बार फिर से जस्ट क्विकली रिपीट कर देता हूँ। i इक्वल टू 0 को हमने इनिशियलाइज किया, फिर हमने व्हाइल में कंटिन्यूअसली चेक किया कि क्या i की वैल्यू 10 से कम है, अगर अभी भी 10 से कम है तो लूप चलेगा, और हर लूप के एंड में हमने i को इंक्रीमेंट किया। तो आप इफेक्टिवली देखेंगे जब i की वैल्यू 10 पहुंचेगी, जब जो 10वें स्टेट में पहुंचेगी, 11वीं बार जब 10वीं बार लूप रन हो जाएगा, 10वीं बार स्टेटमेंट रन हो जाएगा, तो 11वीं पोजीशन पे जब ये पहुंचेगा तब i की वैल्यू 10 पे पहुंचेगी, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये व्हाइल जो है स्टेटमेंट के एंड पे पहुंच जाएगा, मतलब स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। तो इफेक्टिवली ये जो पूरा कोड है वो 10 बार रन करेगा। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, एग्जैक्टली जो यहाँ पे काम हो रहा है वो यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है। ओनली डिफरेंस है कि लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया, बाकी काम यहाँ और यहाँ दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम, राइट। आई होप ये सभी लोग को क्लियर हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थे प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। अभी स्टार्टअप के लिए इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, इतना सफिशिएंट है। जितने भी प्रोग्राम हम करेंगे उसमें केवल ये 4-5 स्लाइड्स जो मैंने अभी शेयर की उतना ही सफिशिएंट था। अब हम आगे फटाफट अपनी प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं, और जो कल हमने स्टेटमेंट किए थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो सेटअप और लूप के बारे में हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि आर्डिनो के किसी भी प्रोग्राम में सेटअप
और लूप फंक्शन, ये दो फंक्शन कंपलसरी है। सेटअप जो है उसमें हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो एक बार रन होता है। तो जब भी आपका जो सिस्टम स्टार्ट होगा, आपका ऑर्डिनो को जो आप पावर दोगे तो सेटअप रन करेगा और बाद में जो है आपका लूप रन करेगा कंटिन्यूअसली। सेटअप एक बार रन करेगा, लूप बार बार रन करेगा। तो लाइक आप जब अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वो बूट होता है, फिर स्क्रीन आती है, फिर आप लॉग इन करते हो। तो जो बूटिंग वाली जो सारी प्रोसेस है, एक तरीके से समझ लीजिए वो सारी बूटिंग वाली प्रोसेस आपको सेटअप में करनी है और लूप में आपको वो प्रोसेस करनी है जो आप बार बार करना चाहते हैं। तो सेटअप जो है उसको हम यूज करते हैं अपने सेटिंग्स इनिशियलाइज करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया ऑर्डिनो बहुत सारे काम कर सकता है, वो डिजिटल इनपुट यूज कर सकता है, डिजिटल आउटपुट कर सकता है, वो स्पीड कंट्रोल कर सकता है, वो एनालॉग इनपुट ले सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो जो जो सेटिंग्स हमको करनी है वो सारी सेटिंग्स हम सेटअप में करते हैं, जो एक बार हमें करनी होती है। और जो हमारा मेन प्रोग्राम है, जैसे एलईडी ब्लिंकिंग का जो प्रोग्राम है जो हम बार बार रिपीट कर रहे थे, वो हम लूप में एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो कल जो हमने चीज नहीं देखी थी वो हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। पिन मोड फंक्शन जो है वो हम यूज करेंगे सेटअप में, जो ये डिसाइड करेगा कि हम किस पिन को किस मोड में यूज करें। तो कल हमने पिन नंबर 13 यूज की थी, तो पिन नंबर 13 को हमने आउटपुट बनाया। हमने क्या बनाया? आउटपुट। तो हम जो एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं, जिस भी पिन पे कनेक्ट करेंगे उसको आउटपुट मोड में लाना जरूरी है, तभी उस पिन पे एलईडी मिलेगी। अगर आपने उसको आउटपुट मोड में नहीं लाया और फिर कोड लिख दिया तो भी आपका कोड रन होने के बावजूद भी आपकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो पिन मोड फंक्शन जो है वो 13 पिन को आउटपुट बनाएगा, जिसमें कैपिटल एम जो है आपका वो कैपिटल ही है, जो एम आपको दिख रहा है वो कैपिटल ही है, आपको स्मॉल में नहीं लिखना है। जैसे मैंने बताया छोटी सी मिस्टेक भी आपका कोड हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंप्यूटर है, वो इंसान नहीं है, वो खुद से अपने एरर करेक्शन नहीं करता। ठीक है, वो गलतियों को खुद ब खुद नहीं सुधारता। ठीक है, हमें उसकी गलतियां सुधारना। तो कैपिटल एम लिखना जरूरी है, स्मॉल एम आप नहीं लिख सकते। तो पिन मोड कैपिटल एम के साथ 13 कॉमा आउटपुट का मतलब पिन नंबर 13 को जो है हमने आउटपुट मोड में सेट कर दिया है। ओके, सो जो डिजिटल राइट फंक्शन है उसकी मदद से अब जब आपने एक बार उसको आउटपुट मोड में सेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद हम डिजिटल राइट फंक्शन की मदद से हम ये डिसाइड करेंगे कि जो आउटपुट आपने सेट किया है उस पर हमें हाई वैल्यू भेजनी है या लो वैल्यू भेजनी है, राइट। तो हाई वैल्यू अगर आप भेजते हैं तो सब कैपिटल HIGS में लिखेंगे। और एक पॉइंट जो मिस कर गया था, वो इनपुट और आउटपुट भी आपको कैपिटल में ही लिखना है, आप स्मॉल में नहीं लिख सकते। तो ये जो है ये आपकी ऑर्डिनो स्पेसिफिक सिंटेक्स हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल सी में ऐसा नहीं होता। तो ऑर्डिनो स्पेसिफिक सिंटेक्स हो गया कि आपको कैपिटल इनपुट ही यूज करना है और कैपिटल आउटपुट ही यूज करना है। तो डिजिटल राइट में जो है बेसिकली पिन और वैल्यू दो इनपुट्स आपको देने हैं, इसमें W कैपिटल है। पिन, आप वो पिन डिसाइड करेंगे किस पे आपको आउटपुट भेजना है। तो अगर पिन नंबर 13 आपने डिसाइड किया, उस पे वैल्यू आपने 0 दिया तो उस पिन पे 0 जाएगा। 0 की जगह आप लो भी लिख सकते हैं, LOW, जो LOW में सब LOW कैपिटल होना चाहिए। डिजिटल राइट 13,1 अगर आप लिखते हैं तो 1 आप भेजना चाह रहे हैं आउटपुट में, तो 1 इज बेसिकली जो है आपका दैट इज द हाई वैल्यू। और डिजिटल राइट 13, हाई अगर आप लिखते हैं सो दैट इज बेसिकली सेम। तो 1 और हाई जो है सेम है, तो हम पिन नंबर 13 पे हाई भेज रहे हैं, तो हाई भी आपको पूरा कैपिटल में लिखना है। तो ये प्रोग्राम जो है हमने कल बनाया था, जिसमें हमने क्या किया था, पिन नंबर 13 पे एक एलईडी को ऑन ऑफ किया था, राइट। हमने कंटिन्यूअसली पिन नंबर 13 पे एक एलईडी को बार बार हमने ऑन ऑफ किया था। ये तो कल ये एक्सपेरिमेंट हमने कल करके देख लिया। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, हम जो है एलईडी पैटर्न प्रोग्राम की बात करते हैं। तो एलईडी पैटर्न में बेसिकली जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 4 पिन्स यूज कर रहे हैं, उसपे 4 एलईडी लगा रहे हैं, उन एलईडी को एक एक करके हम ग्लो करा रहे हैं, राइट। तो ये प्रोग्राम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एलईडी ग्लो नहीं कराएंगे, हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रन कराएंगे। तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा ही कि हम उसको कैसे क्या करते हैं। बट जस्ट इसको समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था 0 से जो 13 पिन है ऑर्डिनो में, वो डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। A0 से A3 पिन को भी आप डिजिटल इनपुट आउटपुट की तरह यूज कर सकते हैं, अगर आप उसको एनालॉग मोड में यूज नहीं कर रहे हैं तो। यहाँ पे पिन मोड A0 को मैंने आउटपुट कर दिया, पिन मोड A1 को मैंने आउटपुट कर दिया, पिन मोड A2 को मैंने आउटपुट कर दिया, A3 को आउटपुट कर दिया। तो आपके जो ऑर्डिनो में A0, A1, A2, A3 जो डिवाइसेस हैं, उन चारों को हमने क्या कर दिया, आउटपुट मोड में ले आया। ये हमने कहाँ पे किया, सेटअप फंक्शन में, क्योंकि ये सेटिंग्स है, हमें सेटिंग्स एक बार ही करनी है, बार बार नहीं करनी होती है। एक बार सेटिंग सेट होने के बाद ये फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारा लूप है, जिसमें हम इस चीज को
अब अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये कोड बार बार चलना चाहिए। तो यहाँ देखिए डिजिटल राइट A0, हाई, इसका मतलब ये है कि A0 पिन पे हाई हो जाए, A1 पिन पे लो हो जाए, A2 पिन पे लो हो जाए, A3 पिन पे लो हो जाए। तो A0 पिन पे जो भी हमने कनेक्ट कर रखा है वो ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा या वर्क करने लगेगा, और बाकी सारे पिन पे जो कनेक्टेड है वो सभी लो रहेंगे, वो ऑफ स्टेट में रहेंगे। हम 1 सेकंड का डिले देंगे, तो डिले जो फंक्शन है वो हमें डिले देता है, मतलब हमारे प्रोसेसर को रोक के रखता है जितना टाइम हम चाह रहे हैं उतने टाइम तक के लिए। तो 1000 मिली सेकेंड में ये काम करता है। तो मिली सेकेंड 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड तक वेट करेगा। उसके बाद जो है ये जो है A0 को लो करेगा, A1 को हाई करेगा, A2 को लो करेगा और A3 को लो करेगा, राइट। तो इस तरीके से जो है अब हमारा सेकेंड डिवाइस चलने ऑन हो जाएगा और बाकी सारे डिवाइसेस जो है ऑन नहीं होंगे, और 1 सेकंड तक वेट करेंगे। सिमिलरली आपका थर्ड डिवाइस एंड फोर्थ डिवाइस, राइट। तो मैं एक बार ये जो कोड है इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, ताकि जो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इजी पड़े। और प्रैक्टिकल में हम एलईडी की जगह कुछ डिवाइसेस यूज करेंगे जो हम देखेंगे कैसे क्या है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो एनीवे मैं कोड आपसे शेयर करूंगा, बट आप चाहें तो फिर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो आई होप सभी लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव टू टिंकरकैड। I'm just starting my Tinkercad and I'll share with all of you. Anything for that matter. Process control आ गया है कि मुझे ओके, सो आई होप सभी लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। यस, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू सर्किट। विल गो टू न्यू सर्किट। वी विल टेक एन ऑर्डिनो। अब हमें प्लेन ऑर्डिनो लेना है, हमारा एग्जांपल जो थी वो हमें नहीं लेना है, जो नॉर्मल ऑर्डिनो यूज कर रहे थे वो हम ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑल में जाइए आप। ऑल में आप जाएंगे तो नीचे आपको ऑर्डिनो मिल जाएगा। ठीक है, आप ऑर्डिनो ले लीजिए। उसके बाद हम एलईडी लेंगे। एलईडी के साथ साथ अपने एक बल्ब भी हमारे पास है, लाइट बल्ब। उस लाइट बल्ब को हम लेंगे। तो ये डीसी बल्ब है, एसी बल्ब नहीं है, इस वजह से एसी पे चल रहा है। देन हम एक डीसी मोटर ले लेते हैं और एक वाइब्रेशन मोटर ले लेते हैं। तो ये 4 चीज ले रहे हैं। लेट्स डू द कनेक्शंस। तो जैसे कि हमने कोड बनाया था, हमने जो कोड बनाया था वो था आपका जो है हमने A0, A1, A2, A3 पे बनाया था। ये कोड A0, A3 पे इसलिए मैंने डिस्कस किया क्योंकि आपको ये भी पता चले कि जरूरी नहीं कि आप 0 से 13 यूज करो, आप A0 को भी डिटेल के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 इसके कनेक्शंस करते हैं। तो एक एलईडी हम लेंगे। सबसे पहले एलईडी का जो एनोड है वो हम A0 से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, A0 से हमने कर दिया। एलईडी का जो कैथोड है वो हमने रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, और जो रेजिस्टेंस है वो हमने जो है
अपने ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, जो ग्राउंड आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सिमिलरली A1 को हम बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। A2 को जो है हम मोटर से कनेक्ट करते हैं, और A3 को जो है वो हम से वाइब्रेशन मोटर से कनेक्ट करते हैं। ये नेगेटिव है, सबको नेगेटिव देना जरूरी है। एलईडी के साथ रेजिस्टेंस देना जरूरी है, बाकी सबके साथ रेजिस्टेंस ऑप्शनल होता है। ध्यान रखिए, आपके टिंकर कैड में हम वायर को वायर से नहीं जोड़ सकते, तो आपको ये पूरा जो कनेक्शन है वो यहीं पे लाके बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो कलर कोड भी दे देते हैं। जो डायरेक्ट नेगेटिव से कनेक्टेड है सबको ब्लैक कर देते हैं अपन। और जो A0 से कनेक्टेड है वो डायरेक्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड नहीं है, तो हम उसको जो कलर है वही रहने देते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं, इनफैक्ट हमें पॉजिटिव से कनेक्ट करना चाहिए था, बट डीसी मोटर में अगर आप रिवर्स कनेक्शन करते हैं तो डीसी मोटर में डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो यहाँ पे मोटर के केस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, शायद वाइब्रेशन मोटर में फर्क पड़े, तो हम उसको कर लेते हैं, बेटर यही रहेगा। ओके, तो अब हम इसके प्रोग्राम में जाते हैं। प्रोग्राम में हम गए, हमें टेक्स्ट प्रोग्रामिंग करनी है, हम ब्लॉक लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं, जब भी ऑर्डिनो आप का इसमें हार्डवेयर लेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको एलईडी ब्लिंकिंग का कोड इसमें मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम A0 को आउटपुट करते हैं। फिर अब जो है हम एक एक करके सभी डिवाइसेस को जलाते हैं। तो डिजिटल राइट A0, I। ध्यान रखिए, ऑफ करना भी जरूरी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट चीजें ऑफ नहीं होती है ऑर्डिनो में। तो जितना ऑन करना जरूरी होता है उतना ऑफ करना भी जरूरी है, इसलिए हमें ये सारे स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ओके, अच्छा, इफ यू वांट प्लीज आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा प्रॉपर्ली पूछिए। जैसे विद्युत ने पूछा है कि सर हाउ कैन वी कॉपी दिस, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ठीक है, सो प्लीज राइट दिस, आई अज्यूम इट सर प्रोग्राम। हाँ, सो अगेन विद्युत अवॉइड माइक यूज करना अवॉइड कीजिए, आप चैट में इसको क्लियरली लिखिए। मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं कहा था, ये सबके लिए कहा था कि आप थोड़ा सा चैट में क्लियरली लिखें। सो प्रोग्राम को कॉपी नहीं कर सकते, मैं आपको अभी चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है,
मैं चैट बॉक्स में इसको शेयर कर रहा हूँ, तो आप जो है चैट बॉक्स से इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कुछ टाइप ना करें, क्योंकि कई बार बड़ा कोड होता है तो ये 2 पार्ट्स में मुझे कॉपी करना पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट and this is second part. So everyone can see in the chat box that I have shared the code. आइडियली आपको कोडिंग खुद से करनी चाहिए, बट मैं कोड आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपना क्रॉस वेरीफाई कर सकें कि आपने जो कोड यूज किया है वो सही है गलत है। हो सकता है इसमें सिंटेक्स मिस्टेक हो, तो जैसे मुझे एक दिख गई है, रुकिए, there is a syntax mistake. Let me run this first. If it's run successfully, then only I should share the code. Yes, Praveen, we can definitely use 0 and 1. आप 0 and 1 भी यूज कर सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है अभी इतना ठीक से दिख नहीं रहा है, वाइब्रेटर पे वाइब्रेट कर रहा है, तो आपके इसमें आप देख सकते हैं वाइब्रेट करेगा। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये वाइब्रेट कर रहा है। तो लेट मी शेयर द कोड, करेक्ट कोड। इसमें एक छोटा सा सिंटेक्स मिस्टेक था, बाकी तो वैसे सही था वो। तो अगेन सिंटेक्स मिस्टेक क्या था, मैंने कैपिटल हाई जो HIGH जो है उसमें कुछ लेटर्स मैंने स्मॉल से कर दिए थे। बिकॉज ऑफ दैट जो है वो कोड रन नहीं होता। वो मुझे जब मैं पेस्ट कर रहा था तब दिख गया था। सो बिकॉज वी हैव अ गुड हैबिट ऑफ, वी हैव एक्सपीरियंस इन कोडिंग, सो हम इन चीजों को क्विकली पकड़ लेते हैं। बिकॉज क्विकली पकड़ने का रीजन ये प्रैक्टिस ही है और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि जब हम इसको करते थे तो हमें इस टाइप की गलतियां आती थी, तो वो गलतियां याद है कि इस टाइप की गलतियां हो सकती हैं, तो हम क्विकली इसको पकड़ लेते हैं। सो देयर इज नो बेटर ऑप्शन फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये कोड आप सभी लोग फटाफट ट्राई करके देख लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विवेक देखिए, कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ही ऐसा होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसमें पॉजिटिव को आपको पॉजिटिव से कनेक्ट करना होता है, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है। ज्यादातर जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं उसमें इन जनरल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, बट इट इज नॉट, कुछ में हो सकता है। तो यहाँ पे जो डीसी मोटर है उसको पॉजिटिव में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरी एक मिस्टेक थी और मैंने मिस्टेक को रेक्टिफाई इसलिए नहीं करा क्योंकि जो मोटर है वो उल्टी घूम रही है, तो जो आरपीएम नेगेटिव आ रहा है उसका मतलब है कि वो उल्टी घूम रही है। तो अगर आप डीसी मोटर में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सचेंज कर देते हो तो जो स्पीड है आपकी मोटर की वो रिवर्स हो जाती है, जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। तो मोटर में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग का जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होता जाएगा प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, डन सर टाइप कीजिए, सो दैट मुझे पता चले कितने लोग कर रहे हैं। मैं आज होप करता हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट 60 के 60 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सब इसको कर रहे हैं और वो डेस्कटॉप से इसको कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कल समझ में आ गया कि ज्यादातर पार्टिसिपेंट जो है मोबाइल फोन से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं।
मोबाइल फोन में टिंकरकैड में आपको प्रॉब्लम आएगी। डेस्कटॉप से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। आपके परिचित अगर आप घर पे हैं या कहीं पे भी हो तो आसपास आपको कंप्यूटर का अरेंजमेंट हो सकता है, सिर्फ 2 घंटे की बात है, राइट। तो अभी तक आई थिंक कितने लोग का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग कर चुके हैं। बाकी 60 पार्टिसिपेंट्स बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी पार्टिसिपेंट्स का हो गया? ओके चित्रांश, जल्दी करिए। ओके, आई थिंक आई होप ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स को कर चुके होंगे, बट एज पर आई अंडरस्टैंड कि 20 लोगों ने ही मुझे बताया है कि उनका हुआ है। बाकी 40 जो हैं अभी भी एटलीस्ट चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं। ओके चलें आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है हम करेंगे, दैट इज एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपेरिमेंट है। ये काफी अच्छा लगता है करने में, ऑल्दो डायरेक्ट मेकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड नहीं है, बट हम कुछ ऐसी चीजें भी करेंगे जिसका मैं नाम देता हूँ। सो अब हम जो यूज करेंगे वो है एक आरजीबी एलईडी। आरजीबी एलईडी एक ऐसी एलईडी होती है जिसके अंदर 3 कलर जनरेट होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, और उसकी कॉम्बिनेशन से भी हम बहुत सारे कलर जनरेट कर सकते हैं। ये दिखने में काफी अच्छा लगता है, तो पार्टिसिपेंट्स को काफी मजा आता है इसको करने में, तो इसलिए जस्ट क्विकली इसको हम करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
सो आरजीबी जो एलईडी है उसमें रेड ग्रीन ब्लू टर्मिनल्स होते हैं। तो जीरो को जो है तो हम जो है रेड को 0 पिन से कनेक्ट कर देते हैं। ग्रीन को इसके डायरेक्ट ऑर्डर में नहीं है तो आप उसी ऑर्डर के हिसाब से इसको लीजिएगा। ग्रीन को 1 से कनेक्ट करते हैं और ब्लू को जो है हमसे 2 से कनेक्ट करते हैं। और जो कॉमन कैथोड है उसको रेजिस्टेंस से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एलईडी को एटलीस्ट एक रेजिस्टेंस देना जरूरी है। और जो दूसरा एंड है वो हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। और ये आपका ग्राउंड है तो उसको ब्लैक दे देते हैं। बाकी सारी वायरिंग इंटरमीडिएट है तो हम उसको जो है वही कलर रहने देते हैं जो है। मैंने बताया था आप डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं। चलिए जो आपका रेड है उसको रेड अपन नहीं यूज करते हैं क्योंकि रेड जो है आपका 5 वोल्ट के लिए, तो रेड से मिलता जुलता पिंक कलर यूज कर लेते हैं। जो फर्स्ट है वो आपका ग्रीन है तो इसको हम ग्रीन ही रखते हैं और जो लास्ट है वो ब्लू है तो उसको ब्लू कलर कर देते हैं। तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू 3 कलर आपके हो गए। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग में जाते हैं। अगर आपको याद ना हो तो अगर आपको ये जो पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा अगर आपको सर्किट मूव करना है तो किसी भी ब्लैंक पोजीशन पे जाके आप इसको मूव कर सकते हैं। आप किसी भी ब्लैंक पोजीशन पे जाके जो है इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। किसी ब्लैंक पोजीशन पे माउस रखेंगे और उसको मूव करेंगे तो ये पूरा सर्किट आपको मूव होगा। ओके, तो इसके कोड में जाते हैं। कोड पे हम क्लिक करेंगे, अगेन हम जाएंगे टेक्स्ट में, कंटिन्यू। ओके, अब हमें 3 पिन को हमें आउटपुट बनाना है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा काम हमारा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। हम इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उनका नाम रखेंगे रेड इक्वल टू 0, ग्रीन इक्वल टू 1 एंड ब्लू इक्वल टू 2। क्योंकि हमें रेड कौन सा, ग्रीन कौन सा, ब्लू कौन सा, अगर हम उनको नाम दे देंगे तो हमें ह्यूमंस को समझने में आसानी पड़ती है। इस वजह से हम इनके नाम दे देते हैं और कंप्यूटर का जो है वो ऑटोमेटिकली रेड को 0 मानेगा, ग्रीन को 1 मानेगा और ब्लू को 2 मानेगा। 0 1 2 क्या है? 0 1 2 वो पिन है जिसपे हमने रेड टर्मिनल, ग्रीन टर्मिनल और ब्लू टर्मिनल जो है वो कनेक्ट किया है। ओके, तो देख लेते हैं अपन। तो इनको जो है हम आउटपुट बना लेते हैं। This is basically red, this is green and this is तो हम सबसे पहले रेड को हाई करते हैं। ग्रीन और ब्लू को हम लो कर देंगे, उनको हम ऑफ रखेंगे फर्स्ट टाइम। और हम डिले देते हैं। अब डिले में जो वैल्यू है हम चाह रहे हैं इसको चेंज करना, तो बार बार चेंज अगर हमें करना होगा तो हमें बार बार पूरे कोड में जाके हर जगह चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसको वेरिएबल ले लेते हैं से टाइम, और हम इसको भी एक इंटीजर नाम दे देते हैं, इंट टाइम इक्वल टू 1000। उसका एडवांटेज ये होगा कि जब मुझे टाइम अगर चेंज करना होगा तो मुझे पूरे कोड में मैं ऊपर में यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ऊपर के वेरिएबल में, और सब जगह वो चेंज हो जाएगा। मुझे बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा। तो अभी मैंने इस कोड में ये किया कि सबसे पहले मैं रेड ग्लो करा रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं ग्रीन ग्लो कराऊंगा और उसके बाद जो है मैं ब्लू ग्लो कराऊंगा। तो अभी इसका आप सिमुलेशन करके देख लेते हैं। सिमुलेशन के बाद कोई एरर नहीं होगा तो मैं आपसे कोड शेयर करूंगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रेड, ग्रीन, ब्लू,
रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीनों जो कलर हैं वो आपके ग्लो हो रहे हैं। ठीक है, ये जो तीनों कलर हैं वो ग्लो हो रहे हैं। प्रवीण पूछ रहे हैं सर, कैन वी रन दिस प्रोग्राम विदाउट रेड, ग्रीन एंड ब्लू डिफाइंड? यस, बिल्कुल आप रन कर सकते हो। तो आपको रेड की जगह 0, ग्रीन की जगह 1 और ब्लू की जगह 2 लिखना पड़ेगा, बिल्कुल ये रन करेगा, राइट। तो ये हो गया आपका आरजीबी एलईडी का कोड। अब इसमें मैं कुछ और इसमें इंटरेस्टिंग चीजें करता हूँ। मयूर चौहान, लाइन 9 आई थिंक इट्स करेक्ट, आई हैव करेक्टेड एवरीथिंग 19। तो कुछ आप पहले का आप कुछ बोल रहे होंगे। अगर हम कलर को मिक्स करते हैं, ठीक है, अगर हम रेड और ग्रीन कलर दोनों को एक साथ ऑन करते हैं तो हमारा येलो कलर बनता है। तो हम वो देखते हैं वो कैसे बनेगा। तो से फॉर एग्जांपल हम इसको अगेन जो है कॉपी करते हैं। तो अगर मैं रेड और ग्रीन दोनों को ऑन करता हूं, सतीश आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। सतीश कुमार, प्लीज म्यूट योर माइक। सतीश कुमार, आर यू देयर? होस्ट, आई रिक्वेस्ट कि आप सतीश कुमार को म्यूट करें, बिकॉज आई थिंक आई डोंट हैव एक्सेस टू म्यूट द माइक ऑफ सतीश कुमार। ओके, तो अगर हम रेड और ग्रीन को जो है, रेड और ग्रीन को अगर अपन ग्लो कराते हैं तो हमें येलो कलर मिलता है। तो मैं कलर भी यहाँ लिख देता हूँ सो दैट यू नो विच कलर वी आर गोइंग। दिस इज रेड, ग्रीन, ब्लू। सतीश कुमार, आर यू देयर? प्लीज म्यूट योर माइक। तो रेड और ग्रीन अगर दोनों को हम ग्लो कराएंगे तो हमें येलो कलर मिलता है। सिमिलरली अगर आप ग्रीन और ब्लू को ग्लो कराते हैं एक साथ, अगर आप ग्रीन और ब्लू को ग्लो कराते हैं एक साथ तो सियान कलर बनता है। सियान कलर इज बेसिकली स्काई ब्लू कलर। मिस्टर किलर आयुष, मैं आपको कोड जो है अभी शेयर करूंगा चैट बॉक्स में। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज कीप योर नेम एज योर एक्चुअल नेम। किलर आयुष इस टाइप के नाम मत रखिए, तो आपको मैं किलर ही कहूंगा। फिर प्लीज अपने नाम जो है आपके जो प्रोफाइल नेम से वो चेंज कर लीजिए। एंड लास्ट इज मेजेंटा। तो मेजेंटा में रेड और ब्लू दोनों को अगर आप ग्लो करते हैं, ठीक है, तो जो है आपका मेजेंटा कलर बनता है, राइट। सो और अगर आप तीनों के तीनों कलर ग्लो कराते हैं, रेड भी, ग्रीन भी और ब्लू भी, तो आपका जो है व्हाइट कलर बनता है। ठीक है, आपका जो है व्हाइट कलर बनता है। तो अगेन रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, cyan, magenta, white. So let's see the effect.
थोड़ा जो कलर डल है तो हम इसको और ब्राइट कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम 200 ओम कर दें, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगेन सबको मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू आप 200 ओम करेंगे तो थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं थोड़ा ब्राइट हो गया है। ओके, नाउ ये करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, डिले को कम करता हूं। डिले को मैं 200 मिली सेकेंड कर देता हूं। तो देखिए अब कोड में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एलईडी आपकी जो दिवाली में इस टाइप के जो हैं, या इवन मैं इस टाइप के जो आरजीबी सेंसर, अलम खान की आप जो बात करें, जो आरजीबी सेंसर नहीं, आरजीबी एलईडी और सेंसर दोनों अलग अलग होते हैं। सेंसर आपके कैमरे में यूज होते हैं और जो आरजीबी एलईडी जो है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे होती है। तो बिल्कुल सही, मोबाइल स्क्रीन में जो आरजीबी एलईडी होती है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। इस टाइप के जो आप डिजाइन है वो जो है आप अलग अलग चीजों में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक जो है एक गणपति मेरे पास है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जो इस टाइप की चीजों में, कांच की चीजों में जो है, आप इस टाइप के आरजीबी एलईडी मार्केट में आराम से 5-10 रुपए की मिल जाती है। तो आप उसको यूज करके इसके लाइट में आप लगा के अच्छा ब्यूटीफुल डिजाइन इसमें बना सकते हैं। तो मैं भी चैट बॉक्स में अभी आपको कोड शेयर करता हूँ, सभी लोग उसको करके देखें। ये थोड़ा फन प्रोजेक्ट था, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। फिर हम आगे बढ़ेंगे। So this is complete code. So I request all of you to do it within next 5 minutes. Then we'll move on to our next simulations. So 5 students have already done. 6. 7. 8. 11. 11 participants have done. 12. 13. 14. 15 participants have done.
सतीश, mic is still again unmuted. हनी, आई होप आपका नाम हनी नहीं होगा, तो प्लीज आप अपना नाम अपने प्रोफाइल में डालिए। ओके, हनी पवार, तो आप अपना सरनेम भी प्लीज ऐड करिए, सो देयर इज नो कंफ्यूजन। अराउंड 22 पार्टिसिपेंट्स हैव डन। बाकी क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 25 पार्टिसिपेंट्स ही एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। I also request participant to not present your screen in between. आप अपने स्क्रीन को बीच में प्रेजेंट मत कीजिए। आपका एक टैब बटन होता है जिससे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस स्क्रीन को प्रेजेंट करने से मेरा प्रेजेंटेशन हट जाता है, राइट? तो प्लीज यू डोंट क्लिक ऑन दैट टैब। So I think 28 participants have done. Great, चलिए आगे बढ़ते हैं। I think many of you have done. 50% भी अगर हो गए हैं तो it's good. Next, move on to our next experiment. Now to go to the next experiment, आज मैं थोड़ा सा I will try to take exact time मैं आपका थोड़ा सा लूँगा because we already have less time. Okay. So let me share my slides. Okay. So next topic जो हम देख रहे हैं that is pulse width modulation. अगर हमें कोई भी डिजिटल आउटपुट कंट्रोल करना है, कोई भी एनालॉग आउटपुट कंट्रोल करना है, एनालॉग आउटपुट का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज चेंज करेंगे मेरे मोटर की स्पीड में चेंज होगा। जैसे हमने पोटेंशियोमीटर की मदद से अपनी मोटर की स्पीड को जो है वो चेंज किया था, राइट? तो जो हमने जो चेंज किया था मोटर की स्पीड को, जो हमने चेंज किया था वो पोटेंशियोमीटर की मदद से किया था, जिसमें हमने एनालॉग वोल्टेज हमने चेंज किया था। तो अगर आपको आर्डिनो की मदद से किसी मोटर की स्पीड को चेंज करना है तो हम पीडब्ल्यूएम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पीडब्ल्यूएम को मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करूंगा बिकॉज आज थोड़ा टाइम कम है। आई वांट कि हम इस एक्सपेरिमेंट को कर लें, तो मैं इसको क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। तो पीडब्ल्यूएम जो है एक तरीके से अपनी मोटर को हम बेवकूफ बनाते हैं। अभी बेवकूफ कैसे बनाते हैं? हम क्या करते हैं कि हम डिजिटल आउटपुट देते हैं और मोटर को एनालॉग लगता है। कैसे? अगर हम अलग अलग वोल्टेज देंगे, से मोटर अगर फुल वोल्टेज पे काम कर रही है, ठीक है, मोटर अगर फुल वोल्टेज पे काम कर रही है तो मोटर फुल स्पीड पे चलेगी। अगर हाफ वोल्टेज पे काम कर रही है तो हाफ स्पीड पे चलेगी। और इस तरीके से जो है आपका पूरा जो है मोटर का ऑपरेशन चलेगा। बट आर्डिनो में बाय डिफॉल्ट, आर्डिनो उनो बोर्ड में बाय डिफॉल्ट वोल्टेज आउटपुट देने का फीचर नहीं होता है। तो वो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी ऑन ऑफ सिग्नल यूज करता है। फिर से समझे, बहुत ही फास्ट वे में जो है ऑन ऑफ सिग्नल हमारा जो आर्डिनो है वो देगा। तो फास्ट वे में ऑन ऑफ देने से क्या होगा कि आपका जो कुछ समय के लिए मैं ऑन दे रहा हूँ और बहुत ही जल्दी मैंने ऑफ कर दिया, फिर ऑन कर रहे हैं, फिर ऑफ कर दिया, तो मेरी जो मोटर है जब इतना फास्ट ऑन ऑफ उसको मिलेगा तो मोटर ना ठीक से चालू हो पाएगी ना ठीक से बंद हो पाएगी।
तो मोटर जो है वो एवरेज वोल्टेज के अराउंड चलने लगेगी। Again, I think you are creating a lot of problem today. So please mute your mic. If you are actively present, be present. Otherwise, please don't disturb other participants. Please keep your mic muted. Okay. So here हम थोड़ी देर के लिए जो है अपने आउटपुट को ऑन करते हैं और उसको जल्दी बंद कर लेते हैं, फिर ऑन करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो मेरी मोटर जो है, चूंकि हम ये बहुत फास्ट कर रहे हैं, तो मेरी मोटर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती और वो एवरेज वोल्टेज पे रहती है। तो अगर हमने बहुत कम समय के लिए ऑन किया और ज्यादा समय के लिए ऑफ किया पर साइकिल में जल्दी जल्दी, तो हमारा जो एवरेज वोल्टेज होगा वो लो होगा। और अगर हमारा जो टोटल ऑन टाइम है वो ज्यादा है और ऑफ टाइम बहुत कम है, तो मेरा जो एवरेज वोल्टेज होगा वो हाई होगा। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी ऑन ऑफ दे रहे हैं और जो एवरेज वोल्टेज है, एवरेज वैल्यू पे जो मेरी मोटर है वो काम कर रही है। ठीक है, हम बहुत जल्दी जल्दी ऑन ऑफ वैल्यू दे रहे हैं और मेरे एवरेज वोल्टेज पे वो काम कर रही है मेरी मोटर। और जो एवरेज होता है उसको हम ड्यूटी साइकिल से डिसाइड करते हैं, कितने टाइम के लिए आपका ऑन है और कितने टाइम के लिए ऑन प्लस ऑफ इंटू 100। इस फॉर्मूले की मदद से हम ड्यूटी साइकिल निकालते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, हम जो टोटल ऑन ऑफ कर रहे हैं वो 100 टाइम्स कर रहे हैं, मतलब एक बार में 100 टाइम्स ऑन ऑफ कर रहे हैं। इसमें हम 10 टाइम्स ऑन करते हैं और 90 टाइम्स ऑफ रखते हैं। तो हमारा जो ड्यूटी साइकिल होता है वो बेसिकली जो है वो हो जाता है आपका 10%। सिमिलरली अगर हमने 50 टाइम्स ऑन किया, 50 स्टेप में हमने ऑन रखा, 50 स्टेप में हमने ऑफ रखा, तो वो आपका हो जाता है 50% ड्यूटी साइकिल। अगर आपने 70% टाइम ऑन रखा है और 30% टाइम ऑफ रखा है, तो आपका ड्यूटी साइकिल हो जाता है 70%। तो आपका एवरेज भी 70% के अराउंड रहेगा। तो इसको अगर हमें ऑर्डिनो में इसको करना है, तो ऑर्डिनो में जो पीडब्ल्यूएम पिन है, सारे पिन पे पीडब्ल्यूएम हमें अवेलेबल नहीं है, हमें पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10, 11 पर ही ये अवेलेबल है। तो ये जो अपनी जो 6 पिन्स हैं जिसपे हमारे पास ये अवेलेबल है, हमें ये 6 पिन्स पे हम यूज कर सकते हैं। तो इस पे हम पीडब्ल्यूएम कैसे देते हैं। अब ऑर्डिनो में जो है, जो लेवल्स मैंने बोला कि हम 10 बार ऑन ऑफ कर रहे हैं, 100 बार ऑन ऑफ कर रहे हैं, जिसमें से 10 टाइम हम ऑन करते हैं और 90 टाइम ऑफ करते हैं। तो ऑर्डिनो में जो है बेसिकली जो है ये 255 टाइम्स हो सकता है, 0 से 256 टाइम हो सकता है। इसका रीजन बाइनरी सिस्टम में होता है, क्योंकि 8 बिट अगर आपका डेटा है, अगर आपका 8 बिट डेटा है, तो ये जो है बेसिकली आपका 256 टाइम आप कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम 255 टाइम्स लेंगे। तो ब्रॉडली अगर अपन बात करें, एनालॉग राइट जो है, इसमें 3,0 अगर अपन देते हैं, एनालॉग राइट फंक्शन की मदद से जो है आप एनालॉग राइट की मदद से अगर आप फंक्शन अगर आप यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको पिन बताना है किस पिन पे आप करना चाह रहे हैं। पिन 3, 5, 6, 9, 10, 11 ही होनी चाहिए और आपको वैल्यू बतानी। तो अगर आप 0 वैल्यू बता रहे हैं, 0 वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्पीड 0 है। अगर आप 100 वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ी है। 180 वैल्यू दे रही है तो आपकी स्पीड और बढ़ गई है, और 255 वैल्यू पे फुल स्पीड आपको मिलती है। तो अगर पीडब्ल्यू में आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझ में नहीं भी आया होगा, तो अगर आप ये रूल समझ लें कि आप जो वैल्यू दे सकते हैं वो वोल्टेज फॉर्म में नहीं दे सकते, आपको इंटीजर फॉर्म में देना होगा। 0 अगर आप एनालॉग राइट में देते हैं तो आपकी मोटर 0 स्पीड पे चलेगी। 255 हाईएस्ट वैल्यू है, इसके ऊपर वैल्यू आप नहीं दे सकते। तो 255 वैल्यू अगर आप देते हैं तो मोटर आपकी फुल स्पीड पे चलेगी। इसके बीच की जो भी वैल्यू अगर आप देंगे एनालॉग राइट फंक्शन में, तो आपकी मोटर जो है वो मीडियम स्पीड पे चलेगी, जो भी स्पीड होगी एक्सेट्रा। इस पल्स विड्थ कॉन्सेप्ट को मैं एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। अभी के लिए हम क्विकली एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। केशव शर्मा पूछे सर बेस्ट बुक फॉर सी, तो लेटेस्ट सी सबसे अच्छी किताब है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसमें लिखा हुआ है, तो आप लेटेस्ट सी बुक खरीद सकते हैं और इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। बहुत 250-300 की शायद बुक होगी, आप उसको पढ़ के सी के बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। उसमें भी लेटेस्ट सी में आपको जो स्टार्टिंग के जो कुछ चैप्टर्स हैं बस वही आपको पढ़ने हैं, बाकी इतनी ज्यादा डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे अपन एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम एक एलईडी ले रहे हैं और एक डीसी मोटर ले रहे हैं, जिसकी स्पीड हम चेंज कर रहे हैं ग्रेजुअली, एक के बाद एक धीरे धीरे हम स्पीड चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फॉर लूप का भी यूज किया हुआ है। सतीश कुमार प्लीज अपना माइक म्यूट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी माइक म्यूट करें, बाकी पार्टिसिपेंट्स को काफी परेशानी हो रही होगी।
Okay, so here again we can see that जो सेटअप है जिसमें हम पिन नंबर 3 पे हम ये काम कर रहे हैं, तो पिन नंबर 3 को हमने आउटपुट बनाया। दिस इज ऑप्शनल, एनालॉग राइट में ये स्टेप ऑप्शनल होता है, आप बिना आउटपुट के भी इसको कर सकते हैं, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप उसको आउटपुट बना लें। फिर हम लूप में जा रहे हैं, इसमें हमने एक फॉर लूप जो है वो हमने क्रिएट किया है, जिसमें हम इंटीजर आई हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। आई की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। हर बार जो है आई जो है हम 256 से इसको डिक्रीमेंट कंपेयर कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर आई 0 है तो ऑब्वियसली 256 से कम होगा, और हर लूप के बाद जो है हम आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से। एनालॉग राइट हम कर रहे हैं 3 आई से, तो थर्ड पिन पे हम आई की वैल्यू भेजें, तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है एक, और हम फिर 50 मिली सेकेंड के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, हम जो है 50 मिली सेकेंड के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू 50 मिली सेकेंड के लिए 0 होगी। 50 मिली सेकेंड के बाद जो है एंड हो जाएगा ये स्टेटमेंट, पूरे स्टेटमेंट्स, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट 50 मिली सेकेंड के लिए आई की वैल्यू 1 होगी। उसके नेक्स्ट 50 सेकंड के लिए 50 मिली सेकंड के लिए आपकी आई की वैल्यू जो है वो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, अप टू 255 जाएगी। और 255 के बाद ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 256 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपका कोड एंड पे पहुंचेगा, और एंड पे पहुंचने के बाद वापस वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद जो है फिर से एक कोड रन होगा। तो इफेक्टिवली आपको जो इफेक्ट्स मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि आपकी जो एलईडी की इंटेंसिटी वो जीरो धीरे धीरे ग्लो बढ़ेगी, फुल तक जाएगी, फिर वापस 0 हो जाएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, फुल तक जाएगी, फिर वापस 0 हो जाएगी। इस तरीके से आपको जो डीसी मोटर है उसकी भी स्पीड 0 से स्टार्ट होगी, फुल तक जाएगी, फिर वापस 0 हो जाएगी, राइट। तो इस कोड का आप स्नैपशॉट ले लीजिए, और हम इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं। So let's go to Tinkercad. Let's create a new circuit. Okay, so let's take a LED and a motor. एक हम मोटर लेते हैं और एक हम LED लेंगे। LED की जगह हम एक काम करते हैं, बल्ब यूज कर लेते हैं, बल्ब में अच्छे इफेक्ट्स दिखते हैं आपको, और रेजिस्टेंस भी हमें नहीं लगाना पड़ता है। तो पिन नंबर 3 को जो है हम मोटर के पॉजिटिव में जोड़ेंगे, और बल्ब में भी हम इसी टर्मिनल को जोड़ देते हैं। नेगेटिव दोनों के हम कनेक्ट कर देते हैं, और हमारा जो यहाँ ग्राउंड है, इस ग्राउंड को हम यहाँ पे यूज करते हैं। कोड में हम जाते हैं, कंटिन्यू हम करेंगे, just copy that code, okay, and let's run it. तो अब देखिए आपका जो बल्ब है वो धीरे धीरे ग्लो हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसका डार्क होता जा रहा है। ठीक है, तो आई एम शेयरिंग दिस कोड इन द चैट बॉक्स, सभी लोग इसको कर लीजिए। आज का ये हमारा आखिरी एक्सपेरिमेंट है, वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी आप इसको कर लीजिए, आई गिव यू 5 मिनट्स, कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, हम डाउट वैसे भी इन बिटवीन सेशन ले ही रहे हैं, तो I don't think so there will be enough problem to ask the doubts. So everyone please do it. I'll just wait for 5 minutes, and our time will also be up by 5 minutes, and then we can close the session for the day. So आप फटाफट इसको कर लीजिए। जिन पार्टिसिपेंट का होता जा रहा है वो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इट इज डन।
10 पार्टिसिपेंट्स का हो चुका है. 11, 12, 13, 15, 16. Great. So 24 participants have done. Very good. Okay, I think many have done. So let's stop here, and we can continue from tomorrow. And I hand over to the hosts to end the session for the day. Thank you so much, participants. Thank you to all of you. Thank you so much, sir, for your wonderful session. I think no one has any query. Everyone have already asked the questions, and their queries have been solved beautifully. And you conducted this training very beautifully, sir. Thank you so much. Sir, I have a question. Sir, I have a question, sir. Okay, sir. Vipul Sharma has a question, sir. Sir, my question is, sir, like if sir, I'm like making a major project with the help of Tinkercad, can we? Hello, sir, may I audible? हाँ, आपकी वॉइस बीच से ब्रेक हो रही थी, but I got your question. So see, definitely you can make your project on Tinkercad, and I think it's a decision that you and your guide has to take. I'm no one to tell you whether you can make a major project on Tinkercad or not. But as so you can make if simulation based projects are accepted, then you definitely can go for it. Hardware level, if you're working on hardware level, obviously Tinkercad can help you a lot to design there, check there, and then you can implement your hardware. Sir, being a mechanical engineer, we can do which type of project on Tinkercad? Like this type of circuit, or make it or better? See, the circuits that I'm sharing is just a part of the whole mechatronics. So I'm covering everything step by step. So these are basic circuits. So for project level, I think you should do some advanced level of things. Okay, like mechatronics related, like light control, angle control, and if you're making a vehicle, then in a vehicle you can also go for autonomous operations, where based on speed you can apply automatic brakes. So your project should have some application. It should not be just a circuit. But because we are for a training and we cannot implement everything in one go, so I am covering everything in step-by-step manner. Yes, sir. Okay, sir. Sir, so sir, last class में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, कुछ प्रोजेक्ट टाइप का? मतलब आप कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट टाइप का अपन करें? देखिए, प्रोजेक्ट में इशू ये होता है कि एक तो ये ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन होने की वजह से जो है सबका के साथ प्रोजेक्ट कराना काफी डिफिकल्ट होगा. हाउएवर और हम 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं, मेकाट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो प्रोजेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस आई थिंक हमारी 3 आज के बाद 3 और क्लास बची हुई है एज फार एज आई रिमेंबर. तो जो लास्ट 2 days है दैट विल बी डेडिकेटेड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल. ओके, so I'm not sure I'll get time to cover a project because project थोड़ा slow चलता है और सभी participants को साथ में लेके चलने में दिक्कत आती है. Maybe in future we'll have more engagement. मैं सिस्टेक में आता रहता हूँ, बहुत सारे हमेशा मुझे invite करते थे, तो we can have more such assignments in future. But अभी I would like to focus on electric vehicle because it's very hot topic. और अभी mechatronics को electric vehicle से हम कैसे connect करेंगे वो भी मैं चीज last 2 days में cover करूँगा. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you so much, sir, for your wonderful session, and thank you so much for being here, and thank you so much for giving your valuable time to us.
And thank you participants for being here. But I want to request all the participants that please come on time before starting the session, as our timing is 10:30 to 12:30. So please come on time before 5 minutes actually. Okay, so that because we all know that everyone's time is valuable, so be punctual on time for next day, sir. Okay, so we will meet on 10:30 a.m. sharp tomorrow. And thank you everyone for being here. Thank you, and have a nice day. Thank you so much, sir. Thank you. Same to you, sir.